Hello student, welcome all of you in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना। स्टूडेंट प्लस टू ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। यानी कि इस पहले लेसन में जो आपकी बुक भारत अर्थव्यवस्था और लोग बुक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये सभी चीज़ें इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। जनसंख्या के बारे में, जो जनसंख्या की विशेषताएं होती हैं, उन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि जनसंख्या का किस प्रकार से स्वरूप भारत में पाया जाता है। तो जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें स्टार्ट करते हैं। लोग किसी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है भारत। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसका मतलब ये है कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी 2021 यानी कि 10 साल हो गए हैं जनगणना को, और अगली जनसंख्या की जनगणना जब की जाएगी तो उसमें ये आंकड़े बदल जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े हमारे पास हैं वो 2011 की जनगणना के हैं, और 121 करोड़ जनसंख्या के साथ उस समय भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। और भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप, इन सब की जनसंख्या को मिलाकर के भी भारत की जनसंख्या के बराबर नहीं है। यानी कि भारत की जनसंख्या इन तीनों महाद्वीपों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। निसंदेह जनसंख्या का इतना बड़ा विशाल स्वरूप हमारे संसाधनों पर दबाव डालता है, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करता है, आवासीय समस्याएं उत्पन्न करता है, रोजगार की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो बहुत बड़ी ये जनसंख्या जो होती हैं, ये देश के लिए समस्याएं भी पैदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बड़ी जनसंख्या जो होती हैं वो डिविडेंट होती हैं, देश के लिए एक लाभदायक भी होती है। तो दोनों ही तर्क दिए जा सकते हैं, दोनों ही पक्ष होते हैं इसमें, कि आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं और एक इकोनॉमिक डिविडेंट भी इसको हम कह सकते हैं, जनसंख्या को लाभदायक भी कह सकते हैं, कि ज़्यादा जनसंख्या होना लाभदायक भी होता है। ये अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं लॉजिक। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे भारत में जनसंख्या का स्वरूप क्या है, वितरण क्या है, घनत्व क्या है, वृद्धि और संगठन किस प्रकार से है। यानी कि वितरण का मतलब है कि जनसंख्या जो है भारत में वितरित कैसे है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें जनसंख्या है। अलग अलग भारत के जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, अलग अलग स्टेट हैं, उनमें कितनी जनसंख्या है, इसे हम जनसंख्या का वितरण कहेंगे। प्रतिरूप क्या है, उसका घनत्व क्या है, और वृद्धि और संगठन, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। तो भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के वितरण के संबंध में भारत में जनसंख्या का वितरण असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है इनके बाद। तो ये सारे भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ एक क्षेत्र वाइज राज्य हैं जिनकी जनसंख्या इस प्रकार से। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। अब मैप में आप देखेंगे तो
जनसंख्या को अगर हम डॉट से दिखाते हैं तो एक अलग प्रकार का पैटर्न हमें दिखाई पड़ता है कि जनसंख्या कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। तो इस परितालिका की जांच करने से हमें ये पता चलता है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये 10 राज्य होते हैं कि जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। यानी कि भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जनसंख्या जो है 10 राज्यों की जनसंख्या 76% है। यानी कि जो बाकी की 24% जनसंख्या है वो बाकी के 18 राज्यों में रहती है। तो 10 राज्य भारत की 76% जनसंख्या उनमें रहती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों की जनसंख्या आकार विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत कम है। यानी कि इनकी भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये राज्य बड़े हैं, जैसे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत की 1% जनसंख्या प्रत्येक राज्य में इनमें से निवास करती है। तो ये जनसंख्या का वितरण है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत के 10 राज्यों में 76% जनसंख्या रहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1% से भी कम प्रत्येक राज्य में पाई जाती है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की संख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रकट करता है। भारत में जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें भौतिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक कारक और ऐतिहासिक कारक हो सकते हैं। 4 प्रकार के ये कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक का मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल इलाका होता है, जिस प्रकार की रीजन होती है, जिस प्रकार की भूमि होती है, भौतिक स्वरूप होता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरी बात, सामाजिक व्यवस्थाएं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारक बिल्कुल जनसंख्या में महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थव्यवस्था पर ही हम डिपेंड करते हैं। तो आर्थिक कारक भी जनसंख्या के लिए डिटरमाइन करते हैं कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। और ऐतिहासिक कारणों से भी जनसंख्या जो है उसका स्वरूप वितरण का प्रभावित होता है। तो ये 4 प्रकार के कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है तो ये स्पष्ट रूप से भूविन्यास, जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों को निर्धारित करता है। भौतिक कारकों में सबसे पहले भूविन्यास। भूविन्यास का मतलब जो भूमि की आकृति है, भूमि का स्वरूप है वो, जल की उपलब्धता और जलवायु। जलवायु, भूमि की आकृति, विन्यास और जलवायु के साथ साथ जल की उपलब्धता, ये तीनों चीजें भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों में, डेल्टाओं में, तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर पाया जाता है। यानी कि भारत में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, जो नदी घाटियों द्वारा, नदियों के द्वारा बनाए गए विशाल जलोढ़ के मैदान हैं, वहाँ पर जनसंख्या का निवास जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें कम है। पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर जनसंख्या कम है। आंतरिक जिले जो पठारी भाग के हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। तो उत्तरी भारत के मैदानों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है शेष भारत की तुलना में। दूसरा होता है खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। झारखंड में परिवहन जाल के विकास के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में पहले विरल जनसंख्या थी, अब वो जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के केंद्र हो गए हैं। जहाँ पर पहले जनसंख्या कम थी, जैसे आपका राजस्थान का इलाका है, उसके अलावा जो उत्तराखंड है, झारखंड का इलाका है, उनमें और प्रायद्वीपीय कुछ राज्य हैं जहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार है और खनिज संसाधनों के कारण वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, अब वो उच्च या मध्यम जनसंख्या वाले केंद्र बन गए हैं। तो दूसरी चीज़ें, जनसंख्या को खनिज भी प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कार्य स्थायी कृषि का उद्भव और विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन जाल का विकास, उद्योगीकरण और नगरीकरण है। अब आर्थिक और सामाजिक कारणों में, ऐतिहासिक कारणों में कृषि भूमि का उद्भव, उसका विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप किस प्रकार की है, यानी कि शहर है, गांव है, परिवहन जाल तंत्र, वहाँ परिवहन के साधनों का कितना जाल है, ये भी, उद्योगीकरण और नगरीकरण। देखिए जनसंख्या का उद्योगों से और नगरों से सीधा संबंध होता है, तो जनसंख्या उद्योगीकरण और नगरीकरण इलाकों में ज़्यादा होती है। ऐसा देखा गया कि भारत में नदियों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव
विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। जहां पर ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण है वहां पर उन प्रदेशों में जमीनों का और प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है, क्योंकि जहां ज़्यादा जनसंख्या रहती है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है और दोहन करने से उनका निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। जहां जनसंख्या ज़्यादा होने से प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जनसंख्या है, नगरीकरण के कारण कुछ शहरों में जनसंख्या से बहुत ज़्यादा समस्याएं, जैसे मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आवासीय समस्याएं या दूसरी समस्याएं जो है वो पैदा होती है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। लेकिन जहाँ पर परिवहन जाल संयंत्र विकसित हैं, कम्युनिकेशन के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर जनसंख्या उच्च है, ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। जैसे ये बड़े बड़े नगर हैं, ये लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि औद्योगिक विकास वहाँ ज़्यादा हुआ है, उद्योगों में रोजगार मिलता है लोगों को, इसलिए नगरीकरण और उद्योगीकरण जो गाँव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जनसंख्या के उच्च सांद्रण के केंद्र ये बन जाते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का सांद्रण उच्च पाया जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व काफ़ी बड़ा उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो ये भारत की जनसंख्या के वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण डिस्कस किए चीज़ों को हमने। जनसंख्या का घनत्व और उससे संबंधित जुड़ी हुई अन्य बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।